हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका क्लासरूम प्रेप यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉलिटी के 100 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में जो आने वाले यूपी पुलिस होमगार्ड एग्जाम में एज इट इज पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, आज के इस डीप डाइव में हम पहले 50 प्रश्नों का एक रैपिड फायर विश्लेषण करेंगे। मतलब कोई फालतू विकल्प, सीधा सवाल, सटीक जवाब और परीक्षा में काम आने वाले सॉलिड पॉइंट्स। बिल्कुल। यूपी पुलिस होमगार्ड या यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे कैंडिडेट्स के लिए समय की अहमियत सबसे ज्यादा है। इसलिए आज हमारी कोशिश रहेगी कि हम सिर्फ रट्टा ना मारें, बल्कि विषयों को आपस में जोड़ें। हाँ, क्योंकि जब आप एक सवाल का लॉजिक समझ लेते हैं ना, तो उससे जुड़े 4 और सवाल खुद हल हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला सेक्शन, संविधान का निर्माण और उसके स्रोत। एकदम सही। ये ऐसा है जैसे हम किसी घर की नींव समझ रहे हों। बिल्कुल। तो हमारा पहला प्रश्न है, किस अधिनियम के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? और इसका सही उत्तर है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। राइट। और छात्रों को यहाँ ध्यान देना चाहिए कि ये अंग्रेजों का भारत में कंपनी को कंट्रोल करने का पहला बड़ा कदम था। अच्छा, तो इसी से जुड़ा है हमारा प्रश्न 2, भारतीय संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया था? इसका सही जवाब है कैबिनेट मिशन योजना। हाँ, 1946 की इसी योजना के आधार पर उस संविधान सभा का निर्माण हुआ था जिसने आगे चलकर स्वतंत्र भारत का पूरा सिस्टम लिखा। मतलब सारा डिजाइन यहीं से शुरू हुआ। अब ड्राफ्टिंग की बात करें तो प्रश्न 3 है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? उत्तर है डॉक्टर BR अम्बेडकर। और ये समिति सबसे अहम थी। संविधान सभा में बहुत सी समितियां थीं, लेकिन पूरा ढांचा ड्राफ्ट करने का काम इसी प्रारूप समिति का था। सही कहा। अब समय के साथ कुछ अपडेट्स भी आए। प्रश्न 4 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? जवाब है 42वें संविधान संशोधन द्वारा। कैंडिडेट्स इस 42वें संशोधन को एकदम दिमाग में बिठा लीजिए। इसे ही मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान भी कहते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया पॉइंट है। हम आगे प्रश्न 48 में से फिर से देखेंगे। अब आते हैं प्रश्न 5 पर। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची यानी कंकरेंट लिस्ट का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? सही जवाब ऑस्ट्रेलिया। हाँ, और समवर्ती सूची दरअसल वो लिस्ट है जहाँ केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार होता है, जैसे कि शिक्षा। ठीक है। अब हमारा दूसरा सेक्शन है मौलिक अधिकार। लेकिन अधिकारों पर जाने से पहले मुझे एक चीज पूछनी थी। आगे कुछ सवालों में रिट का जिक्र आने वाला है। तो ये रिट क्या होती है? क्या ये कोई इमरजेंसी पावर है? आप इसे नागरिकों के आजादी का सबसे बड़ा हथियार मान सकते हैं। जब भी आपके अधिकारों का हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ये रिट जारी करके आपकी रक्षा करते हैं। अच्छा, समझ गया। चलिए इसे अप्लाई करते हैं। प्रश्न 6, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? उत्तर है भाग 3 को। बिल्कुल। 1215 में ब्रिटेन का मैग्ना कार्टा पहला ऐसा दस्तावेज था जिसने कानूनी अधिकार दिए थे, और हमारे भाग 3 में मौलिक अधिकार है, इसलिए ये नाम पड़ा। क्या बात है। अब प्रश्न 7, अनुच्छेद 14 में वर्णित विधि के समक्ष समता किस देश के संविधान से प्रेरित है? जवाब है ब्रिटेन। मतलब कानून के सामने सब बराबर हैं, चाहे कोई आम आदमी हो या बहुत बड़ा अफसर। एकदम सही। आजादी की बात करें तो प्रश्न 8, प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? सही जवाब है अनुच्छेद 19(1)(a)। इसी में हमें बोलने और खुद को एक्सप्रेस करने की आजादी मिलती है। और आज के डिजिटल युग में सबसे अहम सवाल, प्रश्न 9, निजता का अधिकार यानी राइट टू प्राइवेसी किस अनुच्छेद के तहत एक मौलिक अधिकार है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 21। और छात्रों, यहाँ एक बड़ा पॉइंट नोट करें। अनुच्छेद 21 इतना मजबूत है कि आपातकाल लगने पर भी आपसे जीने का और निजता का अधिकार कोई नहीं छीन सकता। ये तो वाकई सॉलिड ढाल है। अब वो रिट वाली बात जो आपने बताई थी। प्रश्न 10 है, यदि किसी व्यक्ति को अवैध रूप से बंदी बनाया गया है तो सर्वोच्च न्यायालय कौन सी रिट जारी करता है? जवाब है बंदी प्रत्यक्षीकरण या हेबियस कॉर्पस। इसका सीधा मतलब है हमें शरीर चाहिए। पुलिस बिना वजह किसी को जेल में नहीं डाल सकती। वाह। अब प्रश्न 11, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का अंत करता है? सही जवाब अनुच्छेद 17। हाँ, छुआछूत जैसी कुप्रथा को ये पूरी तरह से बैन करता है और एक अपराध बनाता है। और इस सेक्शन का आखिरी प्रश्न 12, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में काम करने पर रोक लगाई गई है? उत्तर है अनुच्छेद 24। बच्चों का काम पसीना बहाना नहीं बल्कि स्कूल जाना है। ये शोषण के विरुद्ध एक बहुत मजबूत अधिकार है। बिल्कुल, अधिकार मिल गए। अब सेक्शन 3 में हम बात करेंगे सरकार के लक्ष्यों और कर्तव्यों की। तो प्रश्न 13 है, राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी DPSP किस देश के संविधान से लिए गए हैं? जवाब है आयरलैंड। अगर मौलिक अधिकार आपकी ढाल है तो ये निदेशक तत्व सरकार के लिए एक कंपेस है, दिशा दिखाने के लिए। दिशा। सही है। अब गांधी जी का विजन देखते हैं। प्रश्न 14, संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है? सही उत्तर
अनुच्छेद 40। भारत की असली ताकत गांवों में है, इसीलिए सत्ता का विकेंद्रीकरण करने का निर्देश इसी में है। हाँ, एक देश एक कानून की बहस तो आजकल काफी तेज है। तो प्रश्न 15, नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? जवाब है अनुच्छेद 44। इसे याद रखना बहुत आसान है। 44 में दोनों अंक 4 और 4 बिल्कुल एक समान है। अरे हाँ, वैसे ही कानून भी सबके लिए एक समान। क्या बढ़िया ट्रिक है। अब अधिकारों के मजे ले लिए तो जिम्मेदारी भी उठानी पड़ेगी। प्रश्न 16, मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर संविधान में शामिल किया गया था? सही जवाब स्वर्ण सिंह समिति। मूल संविधान में हमारे कर्तव्य नहीं थे। बाद में देश के प्रति हमारी जिम्मेदारियों को इस समिति के कहने पर जोड़ा गया। तो आज कितने कर्तव्य हैं? प्रश्न 17, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? जवाब है 11। शुरू में सिर्फ 10 थे, लेकिन बाद में बच्चों की शिक्षा वाला एक और कर्तव्य जोड़ा गया। राइट। अब चलते हैं सेक्शन 4 पर, संघ की कार्यपालिका और विधायिका। प्रश्न 18, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल नहीं होते हैं? इसका उत्तर है राज्य विधान परिषदों के सदस्य। ऐसा इसलिए है क्योंकि हर राज्य में विधान परिषद होती ही नहीं है। अगर इन्हें वोट देने दिया जाता तो कुछ राज्यों को बिना बात के ज्यादा पावर मिल जाती। गजब का मैकेनिज्म है। अच्छा, अगर राष्ट्रपति को हटाना हो तो? प्रश्न 19, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? सही जवाब अनुच्छेद 61। महाभियोग यानी इम्पीचमेंट, ये एक बहुत सख्त प्रक्रिया है जब राष्ट्रपति खुद संविधान का उल्लंघन करें। और सजा माफ करने की ताकत कहाँ है? प्रश्न 20, भारत के राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? उत्तर है अनुच्छेद 72। न्यायपालिका के फैसले के बाद भी राष्ट्रपति फांसी को उम्र कैद में बदल सकते हैं। अब संसद के अंदर चलते हैं। प्रश्न 21, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? जवाब है लोकसभा अध्यक्ष। जब लोकसभा और राज्यसभा में किसी बिल पर बहस हो जाए तो राष्ट्रपति मीटिंग बुलाते हैं, पर कंट्रोल लोकसभा स्पीकर का ही होता है। यहीं पर मेरा एक सवाल है। प्रश्न 22 है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? इसका उत्तर भी लोकसभा अध्यक्ष है। तो पैसों के मामले में सारी पावर सिर्फ लोकसभा के पास क्यों है? क्योंकि लोकतंत्र का उसूल है जनता का पैसा, जनता का फैसला। लोकसभा में वो सांसद बैठते हैं जिन्हें सीधे जनता ने चुना है। बहुत लॉजिकल है। तो इसकी परिभाषा कहाँ है? प्रश्न 23, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? सही उत्तर अनुच्छेद 110। इसी में वो सारी शर्तें लिखी हैं कि कौन सा बिल मनी बिल माना जाएगा। अब राज्यसभा की बात करते हैं। प्रश्न 24, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? जवाब है 6 वर्ष। और कैंडिडेट्स कंफ्यूज ना हो, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। बस 1/3 सदस्य हर 2 साल में रिटायर हो जाते हैं। राइट। और सरकार गिराने का पावर? प्रश्न 25, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जा सकता है? इसका उत्तर है केवल लोकसभा में। वही लॉजिक, जिसके पास जनता द्वारा चुने गए सांसदों का बहुमत होगा वही सरकार बनाएगा। अच्छा, अब सरकार को कानूनी सलाह कौन देगा? प्रश्न 26, भारत के महान न्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? जवाब है राष्ट्रपति। ये देश के सबसे बड़े लीगल ऑफिसर होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट में सरकार का पक्ष रखते हैं। और प्रश्न 27, महान्यायवादी का पद संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? सही जवाब अनुच्छेद 76। तो केंद्र का ढांचा तो समझ आ गया, अब राज्यों की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल। सेक्शन 5, प्रश्न 28, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? उत्तर है राष्ट्रपति। जैसे हमने महान न्यायवादी का देखा, वैसे ही राज्यपाल भी केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में राज्य में बैठते हैं। जब विधानसभा छुट्टी पर हो तब क्या? प्रश्न 29, राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? जवाब है अनुच्छेद 213। अध्यादेश कानून की तरह ही काम करता है, बस इसे अगले सत्र में पास करवाना जरूरी है। अब युवाओं वाला सवाल। प्रश्न 30, राज्य विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? सही उत्तर 25 वर्ष। विधायक बनने के लिए 25 साल की उम्र इसलिए रखी गई ताकि एनर्जी के साथ साथ एक मैच्योरिटी भी हो। प्रश्न 31, किसी राज्य में विधान परिषद के सृजन या समाप्ति का अधिकार किसके पास है? जवाब है संसद के पास। भले ही विधानसभा प्रस्ताव पास कर दे, लेकिन आखिरी फैसला देश की संसद ही करती है। अब अदालतों का रुख करते हैं। प्रश्न 32, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? सही उत्तर 65 वर्ष। न्यायपालिका में अनुभव की बहुत कीमत है, इसलिए ये उम्र थोड़ी ज्यादा है। प्रश्न 33, भारतीय संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? जवाब है सर्वोच्च न्यायालय को। अगर कोई कानून संविधान के खिलाफ हो तो सुप्रीम कोर्ट उसे सीधा डिलीट कर सकता है। एकदम गार्जियन की तरह। प्रश्न 34, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है? उत्तर है अनुच्छेद 129। यानी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले उत्पन्न जाते हैं जिनका यूज निचली अदालतें करती हैं। और हाई कोर्ट की रिट पावर। प्रश्न 35, उच्च न्यायालयों को रिट जारी करने का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? सही जवाब अनुच्छेद 226। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 से रिट निकालता है और हाई कोर्ट 2226 से। अब सेक्शन 6 महत्वपूर्ण संवैधानिक निकाय।
प्रश्न 36, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है? जवाब है अनुच्छेद 148। कैग दरअसल सरकार के खजाने का पहरेदार है। पैसा कहाँ खर्च हुआ, इसका ऑडिट यही करते हैं। और चुनाव कौन कराएगा? प्रश्न 37, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? सही उत्तर है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। दोनों में से जो भी पहले पूरा हो जाए। अफसरों भर्ती वाली संस्था देखते हैं। प्रश्न 38, संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? जवाब है राष्ट्रपति। ये संस्थाएं आजाद होकर काम कर सकें, इसीलिए राष्ट्रपति सीधा इन्हें नियुक्त करते हैं। प्रश्न 39, वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? सही उत्तर अनुच्छेद 280। जो भी टैक्स वसूल होता है उसमें राज्यों का हिस्सा कितना होगा, ये गणित वित्त आयोग ही सेट करता है। अब प्रश्न 40, नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? जवाब है प्रधानमंत्री। योजना आयोग की जगह नीति आयोग ने ली है और इसके हेड हमेशा मौजूदा प्रधानमंत्री ही होते हैं। अब आते हैं सेक्शन 7 पर। आपातकाल, जब देश पर संकट आए तो क्या होगा? छात्रों, यहाँ एक ट्रिक है। इन अनुच्छेदों में बस 4 का अंतर है, 352, 356 और 360। देखते हैं। प्रश्न 41, राष्ट्रीय आपातकाल संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? सही जवाब अनुच्छेद 352। जब युद्ध या बाहरी आक्रमण का खतरा हो तब ये इमरजेंसी लगती है। और इसी से जुड़ा है प्रश्न 42, सशस्त्र विद्रोह शब्द को राष्ट्रीय आपातकाल के आधार के रूप में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? उत्तर है 44वें संशोधन द्वारा। पहले आंतरिक अशांति लिखा था जिसका बहुत दुरुपयोग हुआ, तो फिर इसे टाइट कर दिया गया कि बिना हथियारों के विद्रोह पर इमरजेंसी नहीं लगेगी। बहुत जरूरी बदलाव था। अब +4 वाला दूसरा नंबर। प्रश्न 43, राज्यों में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? जवाब है अनुच्छेद 356। जब राज्य की सरकार फेल हो जाए तो केंद्र अपना कंट्रोल ले लेती है। और आखिरी +4 यानी 360। प्रश्न 44, वित्तीय आपातकाल भारत में अब तक कितनी बार लगाया गया है? सही जवाब है कभी नहीं। हाँ, इकोनॉमी का डिजाइन ऐसा रहा है कि आर्थिक संकट वाली इमरजेंसी की कभी नौबत ही नहीं आई। अच्छा, इमरजेंसी में सब सस्पेंड हो जाता है पर कुछ बचता क्या? प्रश्न 45, आपातकाल के दौरान कौन से मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किए जा सकते? उत्तर है अनुच्छेद 20 और 21। याद है ना प्रश्न 9? अनुच्छेद 21 जीने का अधिकार है, जो इतना बुनियादी है कि सरकार इमरजेंसी में भी इसे छीन नहीं सकती। एकदम क्लियर। अब हमारा आखिरी सेक्शन, संविधान संशोधन। प्रश्न 46, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? जवाब है दक्षिण अफ्रीका। समय के साथ कानून पुराने पड़ते हैं, तो ये सॉफ्टवेयर अपडेट का तरीका हमने वहीं से सीखा। तो टूल क्या है? प्रश्न 47, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है? उत्तर अनुच्छेद 368। यही संसद को ताकत देता है कि वो संविधान में बदलाव कर सके। और सबसे बड़ा बदलाव, प्रश्न 48, किस संविधान संशोधन को लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? सही जवाब है 42वां संशोधन। हमने प्रश्न 5 में भी देखा था, इमरजेंसी के टाइम इसने इतने सारे बदलाव किए कि इसे छोटा संविधान ही मान लिया गया। एक अधिकार घटाया भी गया था। प्रश्न 49, संपत्ति के अधिकारों को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर विधिक अधिकार किस संशोधन द्वारा बनाया गया? उत्तर है 44वें संशोधन द्वारा। पहले जमीन लेना सरकार के लिए मुश्किल था क्योंकि वो मौलिक अधिकार था, तो इसे सिर्फ एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। प्रश्न 50, मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा की गई? सही जवाब 61वें संशोधन द्वारा। युवाओं को राजनीति का हिस्सा बनाने के लिए ये बहुत शानदार कदम था। संविधान को आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक स्मार्टफोन के सॉफ्टवेयर अपडेट की तरह है। जैसे जैसे जरूरतें बदलती हैं, संविधान को अपडेट किया जाता है। तो इसी से जुड़ा है हमारा सवाल 51, 86वें संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया? सही उत्तर है अनुच्छेद 21A। और हम एग्जाम के नजरिए से इसमें सबसे जरूरी पॉइंट ये है कि ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की बात करता है। मतलब अब ये एक मौलिक अधिकार बन चुका है। बिल्कुल। अब सवाल 52, जीएसटी किस संशोधन के तहत लागू हुआ? उत्तर है 101वां संशोधन। एक देश एक टैक्स। राइट, ये पूरे देश के टैक्स सिस्टम का बहुत बड़ा अपडेट था। एकदम सही। अब सत्ता के विकेंद्रीकरण की बात करें तो सवाल 53 आता है, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किसने दिया? इसका सही जवाब है 73वां संशोधन। और इसी से जुड़ा एक और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। हाँ, सवाल 54, पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण कितना है? सही जवाब है 1/3 यानी 33%। ये महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत बड़ा कदम था। राइट सत्ता सीधे गांव तक पहुंच रही थी। राइट। और सवाल 55, त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश किसने की थी? उत्तर है बलवंत राय मेहता समिति। इन्होंने ही कहा था कि सत्ता ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के 3 स्तरों पर बंटनी चाहिए। अच्छा, इसी तरह शहरों के लिए भी नियम बने। सवाल 56, नगर पालिकाएं संविधान के किस भाग में हैं? सही उत्तर है भाग 9A। बिल्कुल, 74वें संशोधन के जरिए इसे जोड़ा गया था। अब सवाल 57,
11वीं अनुसूची में पंचायतों के पास कितने विषय हैं? जवाब है 29 विषय। और ये 29 विषय कोई छोटे मोटे विषय नहीं है। कृषि, सड़कें, पीने का पानी, ये सब सीधे गांव के विकास से जुड़े हैं। यानी जमीनी स्तर पर असली पावा। तो चलिए अब केंद्र और राज्य के रिश्तों पर आते हैं। सवाल 58, केंद्र राज्य शक्तियों का बंटवारा कहाँ है? सही उत्तर 7वीं अनुसूची, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची आती हैं। हाँ। अब सवाल 59, सरकारी आयोग का संबंध किससे है? उत्तर केंद्र राज्य संबंध। और तुरंत इसके बाद सवाल 60, अंतरराज्यीय परिषद किस अनुच्छेद के तहत है? जवाब है अनुच्छेद 263। पता है, इन दोनों सवालों में एक बहुत गहरा कनेक्शन है। सरकारी आयोग ने ही तो अनुच्छेद 263 के तहत इस अंतरराज्यीय परिषद के गठन पर जोर दिया था, ताकि राज्यों के बीच के टकराव को कम किया जा सके। अरे वाह, ये कनेक्ट करके याद रखना काफी आसान हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। अब अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। सवाल 61, 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त भाषाएं कितनी हैं? उत्तर है 22। ये 22 भाषाएं हमारे देश की विविधता की पहचान है। सही कहा। अब सवाल 62, दल बदल विरोधी कानून किस अनुसूची में है? सही उत्तर है 10वीं अनुसूची। ये 1985 में लाया गया था, क्योंकि नेता चुनाव जीतने के बाद अपने फायदे के लिए पार्टियां बदल लेते थे, तो उस पर लगाम लगाने के लिए ये जरूरी था। हाँ, वो आया राम गया राम वाली राजनीति रुकने के लिए। खैर, सवाल 63 पर आते हैं। बुनियादी ढांचा का सिद्धांत किस मामले से आया? सही उत्तर है केशवानंद भारती मामला। पर अब यहां मेरा एक सवाल है आपसे। हाँ पूछिए। अगर संसद ही सारे कानून बनाती है, तो ये बुनियादी ढांचे का सिद्धांत उन्हें रोकने वाला होता कौन है? ये बहुत ही बढ़िया सवाल है। देखिए, 1973 के केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संसद संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है, लेकिन वो उसकी मूल भावना यानी उसके बुनियादी ढांचे को नष्ट नहीं कर सकती। अच्छा, मतलब आप घर की खिड़कियां बदल सकते हैं पर नींव नहीं तोड़ सकते। एकदम सही एनालॉजी दी आपने। चलिए सवाल 64 देखते हैं। लोक लेखा समिति, जिसे PAC भी कहते हैं, उसमें कितने सदस्य होते हैं? उत्तर है 22। और सवाल 65, प्राक्कलन समिति या एस्टिमेट्स कमेटी के सदस्य कहां से चुने जाते हैं? उत्तर केवल लोकसभा से। यहाँ मैं क्लैरिफिकेशन दे दूं, PAC में जो 22 सदस्य होते हैं वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों से आते हैं, लेकिन प्राक्कलन समिति संसद की सबसे बड़ी समिति है। उसमें पूरे 30 सदस्य होते हैं और वो सब के सब सिर्फ लोकसभा से होते हैं। ये फर्क एग्जाम में फंसा सकता है, इसे ध्यान रखना होगा। सवाल 66, शून्यकाल या 0 आवर किस देश की देन है? सही उत्तर भारत। हाँ, ये पूरी तरह से हमारा अपना आविष्कार है, जहां संसद बिना किसी पूर्व सूचना के तुरंत महत्वपूर्ण मुद्दे उठा सकते हैं। वाकई। सवाल 67, राज्य मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है? जवाब है विधानसभा। और सवाल 68, कौन सा मौलिक अधिकार केवल नागरिकों के लिए है? उत्तर अनुच्छेद 15। मतलब धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव न करने का अधिकार सिर्फ भारतीयों को है, विदेशों को नहीं। राइट। सवाल 69, बंदी प्रत्यक्षीकरण या हेबियस कॉर्पस का क्या अर्थ है? सही उत्तर शरीर को प्रस्तुत किया जाए। और जो स्टूडेंट्स यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये जानना बहुत जरूरी है। अगर पुलिस किसी को अवैध रूप से हिरासत में लेती है तो ये रिट आम नागरिक का सबसे बड़ा हथियार है। बहुत ही शक्तिशाली अधिकार है ये। सवाल 70, बिना सदस्य रहे मंत्री पद की अधिकतम अवधि क्या है? उत्तर है 6 महीने। मतलब 6 महीने के अंदर चुनाव जीतना ही होगा। बिल्कुल, नहीं तो पद छोड़ना पड़ेगा। अब संस्थाओं की बात करते हैं। सवाल 71, पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सही उत्तर है सुकुमार सेन। सोचिए, आजादी के तुरंत बाद इतने बड़े देश में चुनाव करवाना कितना बड़ा काम रहा होगा। ऐसी बात है। सवाल 72, कौन सा निकाय गैर संवैधानिक है? उत्तर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। इसमें ना अक्सर कंफ्यूजन होता है। जो निकाय संविधान के किसी अनुच्छेद में लिखे हैं वो संवैधानिक है, लेकिन मानवाधिकार आयोग एक अधिनियम पास करके बनाया गया है, इसलिए वो गैर संवैधानिक या वैधानिक है। अच्छा पॉइंट है। सवाल 73, संविधान में बजट के लिए क्या शब्द इस्तेमाल हुआ है? उत्तर वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 112 में इसे यही नाम दिया गया है। सवाल 74, राष्ट्रपति चुनाव विवादों का निपटारा कौन करता है? सही उत्तर सर्वोच्च न्यायालय। और सवाल 77, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? जवाब है उपराष्ट्रपति। ठीक वैसे ही जैसे अमेरिका में होता है। राइट। अब थोड़ा इतिहास की तरफ। सवाल 76, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? जवाब 9 दिसंबर 1946। सवाल 77, संविधान को अंगीकृत कब किया गया? उत्तर है 26 नवंबर 1949। और इसी 26 नवंबर को हम अब संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। बिल्कुल। सवाल 78, नीति निदेशक सिद्धांतों को बैंक की सुविधानुसार चेक किसने कहा था? सही उत्तर KT शाह ने। क्योंकि आप इन्हें लागू करवाने के लिए जबरदस्ती अदालत नहीं जा सकते ना, इसलिए इन्होंने ऐसा कहा था। समझ गया। सवाल 89, अनुच्छेद 32 को संविधान की हृदय और आत्मा किसने कहा? उत्तर BR अम्बेडकर ने। क्योंकि अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो अनुच्छेद 32 ही आपको सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता देता है। यानी अधिकारों की असली ताकत। सवाल 80, राष्ट्रपति के अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी होती है? सही उत्तर है 6 महीने और 6 सप्ताह।
इसका गणित समझना बहुत आसान है। संसद के 2 सत्रों के बीच ज्यादा से ज्यादा 6 महीने का गैप हो सकता है, और जब सत्र शुरू होता है तो अध्यादेश पास करने के लिए 6 हफ्ते का एक्स्ट्रा टाइम मिलता है। तो दोनों मिलाकर हो गए 6 महीने और 6 सप्ताह। बहुत ही आसान तरीके से समझाया आपने। चलिए सवाल 81 पर। पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लगा? उत्तर 1962 भारत चीन युद्ध के दौरान। हाँ, संकट के समय पूरा देश एक प्रशासन के तहत आ गया था। सवाल 82, द्विसदनीय विधायिका किस राज्य में नहीं है? सही उत्तर है मध्य प्रदेश। मतलब वहाँ केवल विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। राइट। सवाल 83, मुख्यमंत्री के कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? उत्तर अनुच्छेद 167। और सवाल 84, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन कहाँ से आता है? सही उत्तर राज्य की संचित निधि से। यहाँ मैं एक बहुत ही दिलचस्प फैक्ट जोड़ना चाहूंगी। बताइए। सैलरी तो राज्य की निधि से आती है, लेकिन रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन मिलती है ना, वो केंद्र से यानी भारत की संचित निधि से आती है। अरे वाह, ऐसा क्यों? क्योंकि जजों का ट्रांसफर पूरे देश में कहीं भी हो सकता है, तो पेंशन की जिम्मेदारी राज्य पर ना डालकर केंद्र अपने पास रखता है। ये जानकारी सच में चौंकाने वाली थी। सवाल 85, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? उत्तर लोकसभा के उपाध्यक्ष को। सवाल 86, अवशिष्ट शक्तियां या रेजिडुअरी पावर्स किसके पास हैं? जवाब है संसद के पास। यानी जो विषय किसी भी लिस्ट में नहीं है, उन पर कानून सिर्फ संसद बना सकती है। बिल्कुल। सवाल 87, 103 में संशोधन का संबंध किससे है? उत्तर ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण से। सवाल 88, 73वें संशोधन के बाद पंचायती राज लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? सही उत्तर है मध्य प्रदेश। यहाँ थोड़ा ध्यान देना होगा। वैसे तो पंचायती राज की शुरुआत राजस्थान ने 1959 में कर दी थी, लेकिन 1992 में जब यह 73वां संशोधन कानून बना, तो उसके बाद नया अधिनियम सबसे पहले मध्य प्रदेश ने ही लागू किया था। ये बहुत बारीक पॉइंट है जो एग्जाम में गलती करवा सकता है। सवाल 89, पंचायत चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु क्या है? उत्तर 21 वर्ष। पर मेरा एक डाउट है यहाँ। कहिए, क्या डाउट है? वोट देने की उम्र जब 18 साल है तो चुनाव लड़ने की 21 क्यों? क्या ये विरोधाभास नहीं है? देखिए, वोट देना आपका अधिकार है, जिसके लिए 18 साल में पर्याप्त समझ आ जाती है। लेकिन जब आप चुनाव लड़कर नीतियां बनाते हैं या गांव चलाते हैं, तो थोड़ी ज्यादा परिपक्वता यानी मैच्योरिटी की जरूरत होती है। इसलिए उम्र 21 साल रखी गई। बहुत ही तार्किक बात है। सवाल 90, अधीनस्थ न्यायालयों के परीक्षण की याचिका कौन सी है? सही उत्तर उत्प्रेषण या सरशोरारी रिट। अगर निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाती है, तो ऊपरी अदालत इस रिट से उसे रोक सकती है। अच्छा, अब हम आखिरी 10 सवालों पर हैं। सवाल 91, संघ, राज्य और समवर्ती सूची कहाँ है? उत्तर 7वीं अनुसूची। सवाल 92, राज्य के महाधिवक्ता का अनुच्छेद कौन सा है? सही उत्तर अनुच्छेद 165। जैसे केंद्र में महान्यायवादी होते हैं, वैसे ही राज्य में महाधिवक्ता। राइट। सवाल 93, परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? जवाब है सर्वोच्च न्यायालय का एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश। सवाल 94, पॉकेट वीटो का प्रयोग करने वाले राष्ट्रपति कौन थे? सही उत्तर ज्ञानी ज़ैल सिंह। इनका ये पॉकेट वीटो वाला किस्सा बहुत मशहूर है। 1986 में उन्होंने भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक पर इसका इस्तेमाल किया था। उन्होंने बिल को ना तो पास किया और ना खारिज, बस अपनी जेब में रख लिया। क्योंकि वो प्रेस की आजादी के लिए खतरा माना जा रहा था। सवाल 95, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? उत्तर केसी नियोगी। सवाल 96, कल्याणकारी राज्य का विचार कहाँ मिलता है? सही उत्तर राज्य के नीति निवेशक तत्वों में, जिन्हें हम डीपीएसपी भी कहते हैं। हाँ। सवाल 97, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अनुच्छेद क्या है? जवाब अनुच्छेद 338। सवाल 98, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने का आधार क्या है? सही उत्तर सिद्ध कदाचार या अक्षमता। और मैं बता दूं कि इन्हें हटाना बहुत मुश्किल होता है। इसके लिए संसद में विशेष बहुमत चाहिए होता है। बिल्कुल। सवाल 99, प्रोटेम स्पीकर का मुख्य कार्य क्या है? सही उत्तर नए सदस्यों को शपथ दिलाना। ये सदन के सबसे वरिष्ठ सदस्य होते हैं और नए अध्यक्ष के आते ही इनका काम खत्म हो जाता है। और हमारा आज का आखिरी सवाल, सवाल 100, संसद का सत्र बुलाने और सत्रावसान का अधिकार किसके पास है? सही उत्तर राष्ट्रपति के पास। एकदम परफेक्ट। तो इसी के साथ हमने बहुत ही तेज और स्पष्ट तरीके से पॉलिटी के 50 सबसे जरूरी प्रश्न कवर कर लिए हैं। सवाल 51 से 100 तक का ये सफर यूपी पुलिस होमगार्ड परीक्षा के लिए सीधे तौर पर काम आएगा। बिल्कुल काम आएगा। पर जाने से पहले मैं एक विचारणीय प्रश्न छोड़ना चाहूंगी। हाँ जरूर। ये जो हमने चर्चा की, ये सिर्फ सवाल नहीं है, ये बताते हैं कि हमारा देश कैसे चलता है। अब आप सोच कर देखिए, समय के साथ साइबर सुरक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे बिल्कुल नए विषय आ रहे हैं। अगर आज आपको इन विषयों को संविधान की 7वीं अनुसूची की किसी एक सूची में रखना हो, चाहे संघ, राज्य या समवर्ती, तो आप इसे किस में रखेंगे और क्यों? ये तो आपने बहुत ही गहरा सवाल छोड़ दिया। इस पर तो सबको जरूर विचार करना चाहिए। खैर, सभी कैंडिडेट्स को उनकी आगामी यूपी पुलिस परीक्षाओं के लिए ढेरों शुभकामनाएं।
अपना अध्ययन ऐसे ही जारी रखें और तथ्यों के पीछे छुपे कारणों को तलाशते रहें।